हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका आज के सेशन में। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है फॉर आर ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, दैट इज एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम। और आज है बारी एफएमएसएम के डे नंबर 4 की। 3 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आज सेशन नंबर 4 में बात करेंगे किस बारे में जी? हम बात करेंगे पुत्र फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतिम लेग के बारे में। जब मैंने स्टार्ट किया था एफएम के सेशंस तो आपको बताया था कि भाई कुल मिलाकर 4 टॉपिक आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। पहला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा है लीवरेज, तीसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर और चौथा है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आज से पहले तीनों सेशन में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। आज करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात। अगर आप इस सेशन में आ गए हैं तो सेशन को कर दीजिए लाइक फटाफट से, सो दैट हमें आपकी अटेंडेंस जो है पुत्र पता चल जाए। जितने बच्चे आ गए हैं पुत्र लाइक कर दो और उसके बाद जो है आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, आज के सेशन के हमारे नोट्स रहने वाले हैं ये टीआरजी 21 डेज चैलेंज एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड एफएमएसएम, जिसमें आज मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आज हमारा है डे नंबर 4 वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर बेसिक समझें तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ओवर द ईयर्स कुछ दिग्गज हुए हैं जी, जिन्होंने अपनी कुछ थियरीज दी हैं। तो उन थियरीज को जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पुत्र आप सीखते हैं। उन पर्टिकुलर थियरीज को कई बच्चे चैप्टर का नाम देखने सोचते हैं अरे इसमें ना थियरी की बात की जाएगी। थियरी नहीं है पुत्र, हैगा प्रैक्टिकल ही है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोनों। दो अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं एग्जाम के लिए, बेहद 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 इंपॉर्टेंट पुत्र। की कहता है जी क्वेश्चन, लेट अस सी। कहता जी आरएसटी लिमिटेड ठीक है कंपनी है, अगर आरएसटी की जगह आरएस से होता तो भाई मजा ही आ जाता। आरएसटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग एन ईबीआईटी ऑफ रुपी 4 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर पुत्र 15-16। कहता जी फाइनेंशियल 15-16 हमें लग रहा है कि हम ईबीआईटी ना 4 लाख रुपए का कमा लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटली करंटली बात करें तो कंपनी इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख विद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 16%। इसका मतलब क्या गया था, करंटली बात करें कंपनी की जो फाइनेंसिंग है एंटायरली मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या लगा है पुत्र, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का, 20 लाख का। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इसका मतलब के हुए है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 16% जी। इदा मतलब है पुत्र ये है आपका के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी कहा जाता है। अब आप खुद सोचो, जब इस समय करंटली कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही लगा हुआ है, डेट तो कोई है नहीं, तो यार जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और जो केओ है वो एक ही तो हो गई। क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जब इक्विटी के अलावा कोई और है ये नहीं भैया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो जो कई है वही तो के होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, कहता भाई अब कंपनी चाह रही है टू रिडीम द पार्ट ऑफ कैपिटल बाय इंट्रोड्यूसिंग डेट फाइनेंसिंग। ये बच्चे इसका मतलब सर इक्विटी तो रिडीम नहीं होती सर, इक्विटी के लिए तो बायबैक होता है सर, ये रिडीम कैसे लेगा? वो यार वो अकाउंट्स की बात है, आप सिंपल से समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ना इक्विटी कम करके डेट ले आए, मतलब मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी चाहते हैं। कहता भैया कंपनी हैज टू ऑप्शंस टू रेज द डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% और 50% ऑफ द टोटल फंड। तो कंपनी के पास इस वक्त पुत्र दो ऑप्शन हैं। क्या मेरी आवाज आपकी दिलों तक पहुंच रही है? हाँ जी, दो ऑप्शंस हैं, 30% डेट लें या 50%। किसका? टोटल फंड का 30% या 50% लें। तो ये दो ऑप्शन है कि 30% डेट लाएं या 50% डेट लाएं। देखते हैं क्या क्या होगा आगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर डेट फाइनेंसिंग अप टू 30%, अगर आप पहली ऑप्शन में जाते हैं जहां पर 30% का डेट आप लेकर आते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर भाई पुत्र रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा 10% होगा। मतलब आप जिन लोगों से पैसा लोगे उनको आपको इंटरेस्ट देना होगा जी 10% का। और इक्विटी की जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी 17%, पर करंटली कितनी थी जी 16%। 17 पर क्यों हो जाएगी? क्योंकि इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ गया। वो कहेंगे यार कंपनी जो पैसा कमाएगी पहले तो कंपनी जाकर वो डेट होल्डर में बांट देगी, उसके बाद जो बचेगा वही तो हमें मिलेगा। तो इसके कारण इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ा और उनकी रिटर्न भी बढ़ गई 17%। कहता लेकिन अगर कंपनी इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर 50% डेट, अगर कंपनी और ज्यादा डेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि और ज्यादा इक्विटी का रिस्क बढ़ गया। तो इक्विटी का ही देख लें पहले। कहता जी इक्विटी वालों का जो रेट है वो हो जाएगा 20%, तो कई 20% हो जाएगा बढ़कर, और डेट वालों का इंटरेस्ट रेट होगा इस केस में 12%। तो तीन ऑप्शन होगी, एक है करंट जहां पर सारा पैसा इक्विटी से लगा है, और उसके अलावा ऑप्शन 1 है जहां पर डेट 30% का, और ऑप्शन 2 है पुत्र जहां पर 50% का डेटा आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी, जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में बोला जाता है वीएफ, वैल्यू ऑफ फर्म बोला जाता है पॉपुलरली, चाहे आप उसे वैल्यू ऑफ कंपनी भी कह सकते हैं। कहता है एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ अंडर द डिफरेंट ऑप्शंस एंड स्टेट विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको जो करंट दिया हुआ है वो प्लस साथ में जो दो और ऑप्शन दिए वहां पर वीएफ मतलब वैल्यू ऑफ फर्म और केओ निकालना है। और कहता आप ये बताओ उसके बाद कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। बड़ी सिंपल सी बात है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन पुत्र कौन सा होगा?
जहां पर आपका वैल्यू ऑफ फर्म हो गया हाईएस्ट, और या फिर मैं ऐसे कहूं कि जहां पर आपका के हो गया जी लोएस्ट कहिए या मिनिमम कहिए, वन एंड द सेम थिंग, जिससे जिस ऑप्शन पर जाकर कंपनी को लगेगा हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा है, या फिर ऐसे कहें कि उसी ऑप्शन पर हमारी वैल्यू सबसे, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है सबसे कम है, तो वही ऑप्शन जो है बेस्ट होगी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं आराम से। ये रहा हमारे सामने इस प्रश्न का उत्तर जी, उत्तर नंबर 1। तो सबसे पहले देख रहे हैं उत्तर, करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में क्या है, 100% इक्विटी से पैसा और कई है 16% लिखा हुआ है नीचे। फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। अगर हम इसे देखते हैं तो ऑप्शन 1 में 30%, ऑप्शन 2 में 50%। उसने बोला कि जो कई है वो भैया बढ़कर 16 से हो जाएगी 17 और ऑप्शन 2 में बढ़कर हो जाएगी 20। कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो यहां तो भैया जीरो है क्योंकि डेट है ही नहीं। लेकिन इस वाले ऑप्शन में उसने बताया कि 10% हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 में जाकर डेट वालों को भी रिस्क थोड़ा बढ़ने लगेगा कि भैया कंपनी 50% पैसा जो है डेट के द्वारा फाइनेंस करा रही है, तो कहते हैं हमें भी अब 10% नहीं, हमें भी 12% की रिटर्न चाहिए, तो कंपनी को 12% का इंटरेस्ट उत्तर देना होगा। तो कुल मिलाकर बात यो है, कुल मिलाकर बात इस प्रकार से आ जाती है। तो हमें तीनों ही में, तीनों मतलब करंट प्लस ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2, मतलब तीनों ही जगह पर वी हैव टू फाइंड आउट द वीएफ एंड केओ। आइए सबसे पहले बात करते हैं पुत्र करंट की। सबसे पहले बात कर रहे हैं करंट की। क्वेश्चन में हमें निकालना है दो चीजें, के और वीएफ। मैंने क्या बताया था कि जब क्वेश्चन में सोर्स ही एक है और उसकी कॉस्ट दी है के, तो वही तो आपका के हो जाएगा। तो के और के बराबर है, दैट इज 16%। और वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है जी, बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होती हैं वो कहते हैं कि भाई देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट और इक्विटी। तो अगर आप उन दोनों की वैल्यू को जोड़ दें तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता है। तो फॉर्मूला हो गया जी वीडी प्लस वीई। वीडी बोले तो वैल्यू ऑफ डेट, वीई बोले तो वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वीडी कितना है, इसमें तो डेट है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ डेट तो जीरो है। और इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलते हैं बच्चे, कहेंगे सर 20 लाख। नो नो नो, दैट इज द बुक वैल्यू। वो तो 20 लाख रुपए बुक वैल्यू की, भाई हमें 20 लाख के फंड चाहिए, सारे का सारा इक्विटी से फाइनेंस कराए, लेकिन मार्केट वैल्यू समथिंग एल्स एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी माइनस आई डिवाइड बाई के ई। क्वेश्चन ने आपको बताया था कि भैया हमारी ईबीआईटी है 4 लाख, इंटरेस्ट यहाँ है जीरो क्योंकि डेट कोई है ही नहीं, और के ई कितना है पुत्र 16%। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है जी 25 लाख, और क्योंकि डेट की वैल्यू जीरो है तो यही आपकी फुल वैल्यू हो जाती है पुत्र, वैल्यू फ्रॉम 25 लाख रुपी। तो ये तो हो गया करंट ऑप्शन, ठीक है ना, करंट है जो चल रहा है। उसके बाद आंदी है पुत्र ऑप्शन 1, जिदे विच आपां कह रहे हैगे हैं भी पुत्र 30% डेट है। अब 30% डेट का मतलब क्या हुआ कि आपका जितना भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन ने खुद बताया था कि भाई 20 लाख का इक्विटी है, तो उसका 30%, 20 लाख में से 30% यानी कि 6 लाख हम चाहते हैं डेट के थ्रू। अब कई बच्चे कहेंगे अच्छा मतलब 14 लाख इक्विटी, फिर से वही गलती। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, वो बुक वैल्यू है, आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला यही है एक ईबीआईटी माइनस आई अपॉन के ई। तो डेट की वैल्यू मिल गई 6 लाख, और इंटरेस्ट कितना हो गया जी, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है तो 60,000 हो गया। एनी हाउ हमें तो वैल्यू फर्म निकालना है, तो वैल्यू फर्म का फॉर्मूला वीडी प्लस वीई। जो डेट का अमाउंट है, डेट की वैल्यू यही होती है, इसको कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन इक्विटी के लिए ईबीआईटी जो कि है 4 लाख, इंटरेस्ट किया माइनस जो कि है 60,000 डिवाइड बाई के ई। इस ऑप्शन में क्वेश्चन ने कहा था आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है पुत्र वो हो जाएगी 17% की। तो 6 लाख आपकी डेट की वैल्यू है, 20 लाख इक्विटी की हुई, और टोटल मिलाकर हो गया पुत्र 26 लाख। तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ फर्म। क्वेश्चन ने दो चीजें बोली, वीएफ भी करने को कहा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालने के लिए कहा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की तरफ अग्रसर होता हूं, हेलो, हाँ जी, अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना चाहता हूं, अब यहां फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, बड़ा ही आसान फॉर्मूला यहां लिख देते हैं जी, वीएफ इज इक्वल टू ईबीआईटी, सॉरी के निकाल रहे ना, के इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। बड़ी ही आसान सी बात है कि आपने कितने रुपए की वैल्यू लगाई और उस पर कितने रुपए का ईबीआईटी कमाया, तो ईबीआईटी कितना कमाया डिवाइड बाई कितनी वैल्यू लगाई थी, वहां से आ जाएगा। तो आपकी ईबीआईटी है 4 लाख, और वैल्यू ऑफ फर्म कितनी अभी निकाली पुत्र हमने 26 लाख गुना 100, तो ये आ गया जी केओ आपका 15.38%, 15.38%। तो ये एक तो हो गया हमारा करंट वाला, जहां पर केओ था 16, यहां पर है केओ 15.38, तो ये जीत रहा है, मतलब ऑप्शन 1 जीत रहा है करंट वाले से। और वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी 25, यहां कितनी है 26, तो भाई ऑप्शन 2 करंट वाले से तो बेटर है, इतना तो पता चल गया। और ऑप्शन 2 में उसने क्या बोला कि भैया क्या करना होगा, आ जाओ सेलेक्ट होकर बा। ऑप्शन नंबर 2 में पुत्र उसने क्या बोला, 30% की बजाय 50% डेट लगाने वाले हैं। अच्छा जी, इससे क्या होगा, तो डेट है आपका, डेट है डेट है डेट है डेट है डेट है का टोटल फर्म की टोटल आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है 20 लाख, उसमें से 50% आएगा डेट से यानी कि 10 लाख। और इस बार आपका जो इंटरेस्ट रेट है, क्वेश्चन ने बोला भैया 12% हो जाएगा, तो 10 लाख का 12% पुत्र 1,20,000। तो जैसे ये वैल्यू निकली, नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म। फॉर्मूला वीडी प्लस वीई, वीडी क्या है, यही वैल्यू जो निकाली डेट की, और इक्विटी की वैल्यू कैसे आएगी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई, और इस ऑप्शन में आपका पुत्र केई कितना है 20% है।
तो ये एज इट इज आ गया 10 लाख और इक्विटी की वैल्यू आ गई जी 14 लाख। टोटल फर्म की वैल्यू आ गई पुत्र 24 लाख रुपए। और दूसरी चीज क्या निकालने, केओ, जिसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपन वैल्यू फर्म इनटू 100। ईबीआईटी तो क्वेश्चन में दी है, वैल्यू फर्म हमने भी निकाल ली 24 लाख गुना 100, तो ये आ गया पुत्र 16.67%। अब क्वेश्चन ने कहा था बताओ भाई कौन सा बेस्ट है, मैंने क्या कहा था जहां पर वैल्यू फर्म सबसे ज्यादा होगी। करंट में कितनी थी 25 लाख, ऑप्शन 1 में कितनी है 26 लाख, और ऑप्शन 2 में कितने 24 लाख। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है जहां 30% डेट है वहां सबसे ज्यादा वैल्यू है, और ऑब्वियसली जहां सबसे ज्यादा वैल्यू है वहां कॉस्ट सबसे ज्यादा कम होगी, सबसे कम होगी। तो करंट में थी 16%, ऑप्शन 1 में आई 15.38 की कॉस्ट, और ऑप्शन 2 में तो ये जाकर बढ़ गई। तो इसका जब आप फाइनल उत्तर देंगे आप कहेंगे पुत्र ऑप्शन जो 30% डेट वाली है ना वो बेस्ट है, क्योंकि जो कंपनी है एस आर एस टी लिमिटेड हैज द मैक्सिमम वैल्यू पुत्र एंड मिनिमम कॉस्ट एट दिस लेवल। उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है और कॉस्ट भी सबसे मिनिमम है, तो वही ऑप्शन तो बेस्ट बनती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है जी, 8 नंबर का आया हुआ है, एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई कंसीडर इट। ठीक है, चलो तो बता दें बच्चों को ये हमारा सेशन नंबर 4 चल रहा है, और इससे पहले के सेशन भी हमने यूट्यूब पर ही लिए। हाँ, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है, हमारे एरिया में थोड़ा पावर आउटेज का इशू है कि मैं सेशन जो है रिकॉर्ड करूंगा और फिर डाल दूंगा यूट्यूब पर, क्योंकि अगर लाइव ले रहे हुए और इलेक्ट्रिसिटी का इशू आया तो कई बार इंटरनेट बंद हो जाता है, तो वो सेशन हमारा खराब ना हो उसके लिए मैं पहले से रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको इसी प्रकार से देखना जैसे कि मैंने लाइव में ही आपके साथ पढ़ा रहा हूँ। सेशन पूरी तरह से नहीं रिकॉर्ड हो रहे, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आंदे पुत्र, क्वेश्चन नंबर 2 पर आंदे हैं पुत्र, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है जी। कहता देयर आर टू फर्म्स पी एंड क्यू, अच्छा जैसे राम और श्याम, विच आर आइडेंटिकल, क्या बात है, कह रहा आइडेंटिकल है, जुड़वा है, एक्सेप्ट पी डज नॉट यूज एनी डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कहता जो पी का कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो डेट यूज नहीं करता, यानी कि अगर मैं बात करूं यो पी है और यो क्यू है, यो इक्विटी है और यो डेट है, तो कहता पी में सिर्फ इक्विटी है, डेट कोनी, वाइल क्यू हैज रुपी 8 लाख 9% डेट इन इट्स कैपिटल, लेकिन क्यू में तो डेट भी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हो सकता है इक्विटी ना हो, अरे भाई अगर इक्विटी नहीं होगी तो ये कंपनी कैसे बनेगा, कंपनी में शेयर कैपिटल का होना तो जरूरी है, ला की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि सर मिनिमम शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, तो ये ऑप्शन हमेशा टिक की रहेगी। हाँ जी, क्यू लिमिटेड में डेट भी है और इक्विटी भी है। डेट कितना है उसने बताया पुत्र 8 लाख रुपए का 9% डिवेंचर है इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कहता जी बोथ द फर्म्स हैव द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ रुपी 2,60,000 पर एनम। कहता जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, यार सीधा सीधा बोलना, ईबीआईटी इतना बड़ा सा क्या बता रहे हैं, ईबीआईटी तो अर्निंग्स है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ना तो इस अर्निंग में से अभी इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है और ना ही टैक्स। और कहता जी कैपिटलाइजेशन रेट है 10% का, एज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 30%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज फर्म्स एज पर एमएम हाइपोथेसिस। वैसे तो जितने भी थ्योरीज है सभी ये कहते हैं कि भाई कुछ हमारी कॉमन अजम्पशन है, जिनमें एक अजम्पशन ये भी होती है कि देयर इज नो टैक्स, लेकिन फिर भी एमएम साहब ने, मोदीग्लानी मिलर ने जब अपना थ्योरी दिया तो उन्होंने एक बार विदाउट टैक्स दिया और एक बार उन्होंने टैक्स की इंट्रोडक्शन के साथ भी दिया। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं जो आधी अधूरी नॉलेज लेकर एग्जाम में जाते हैं कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन रॉन्ग है, टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए थ्योरीज में, ऐसा नहीं है। एमएम साहब ने टैक्स के साथ भी अपनी थ्योरी जो है दी थी, तो टैक्स का रेट है 30%। ठीक है, कहता है जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज फर्म्स एज पर एमएम हाइपोथेसिस, तो एमएम के हिसाब से क्या फॉर्मूलाज लगते हैं, एमएम की अजम्पशन के हिसाब से ही फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। सबसे पहले तो एमएम बोलते हैं कि यार हमने इन्हें एक टेक्निकल नेम देंगे, जिस कंपनी में डेट नहीं है उसको बोलते हैं अनलीवर्ड, और जिसमें डेट है उसको बोलते हैं लीवर्ड। लीवर्ड वर्ड बना है लीवरेज से, आपके यहाँ पर डेट है मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, तो हम कहते हैं आप में लीवरेज है तो लीवर्ड कंपनी। पी कंपनी में डेट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंसिंग की फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हम आपको बोलते हैं अनलीवर्ड कंपनी। तो सबसे पहले अनलीवर्ड कंपनी की कॉस्ट निकाली जाती है, अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू निकाली, उसने वैल्यू फर्म्स बोला ना, वीएफ निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है अभी सीखा था पिछले प्रश्न में, ईबीआईटी अपॉन केओ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टैक्स भी है तो जितना मैंने कमाया वो सारा कंपनी के ओनर्स के लिए नहीं है इसमें से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करके जो बचा उसको डिवाइड बाय केओ किया जाता है। आइए पुत्र देखते हैं उत्तर, वाह व्हाट अ राइमिंग स्कीम। आइए पुत्र देखते हैं उत्तर, कम ऑन जी। ये लीजिए, तो P अतः Q, इनके बारे में कुछ बात मैंने कह दी, वो यहाँ पर वापस से रिप्रोड्यूस की गई। P में कोई डेट नहीं है इसलिए अनलीवर्ड है, Q में डेट है तो ये लीवर्ड है। सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी पुत्र किसकी निकलेगी, P की, जो अनलीवर्ड है। फॉर्मूला है EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन KO। नॉर्मली क्या होता है EBIT अपॉन KO, लेकिन यहाँ पर टैक्स के कारण सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वही हमारी फर्म की वैल्यू बनेगा। तो EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन KO, EBIT क्वेश्चन ने दिया था 2,60,000,
टैक्स का रेट बताया पुत्र 30% और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसने खुद बताया कि भाई 10% है। तो आपकी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आ गई जी 18,20,000 रुपए की। और एमएम साहब ने बोला कि जब आप लीवर्ड की वैल्यू निकालोगे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में कंपनी क्यू है, तो कहते जो तुम्हारी वैल्यू है ना अनलीवर्ड की उतनी तो होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि इस कंपनी में डेट है तो हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट पे करोगे। जब इंटरेस्ट पे करोगे तो पीएनएल में आपको टैक्स सेविंग मिलेगी उसकी। तो वो कहते कि आप उसके लिए उस टैक्स सेविंग को भी कंसीडर करोगे। तो फॉर्मूला बनाया गया जी डेट इंटू टी। डेट कैसे बना, जितने भी फ्यूचर वाले इंटरेस्ट है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो डेट ही बन जाता है। तो फॉर्मूला में डेट ही वर्ड लिखा जाता है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेट मल्टीप्लाई टैक्स रेट। इसी फॉर्मूला में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं। अनलीवर्ड की वैल्यू कितनी है, 18,20,000। डेट का कितना अमाउंट है जी, उसने क्वेश्चन में बताया था कि आपके पास 8 लाख रुपए का डेट है, मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट जो कि कितना है पुत्र 30%, ये आ गया जी 2,40,000, ये एज इट इज आ गया 18,20, और आपने इन दोनों को टोटल किया तो आ गया जी 20,60,000 रुपए। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करके आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पर टी की बजाय ना गलती से इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। वो नहीं करना, वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स सेविंग। तो डेट का अमाउंट टैक्स रेट से मल्टीप्लाई होगा, ना कि इंटरेस्ट रेट से पुत्र, इस बात का तुझे ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो एक ये प्रश्न था। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताएंगे। क्या है प्रश्न, पढ़ते हैं। जनरल assumption ऑफ ऑल द थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज, कहता ऑल द थियरीज, जितनी भी कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज हैं उनकी जनरल assumption कौन सी है। पहला पॉइंट कहता है जी देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ फंड्स यूज्ड बाय अ फर्म, दैट इज डेट एंड इक्विटी। तो ये पहली ऑप्शन है। कहता है कि सिर्फ दो ही ऑप्शन, दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो डेट या इक्विटी, मतलब ना तो प्रेफरेंस है ना रिजर्व सरप्लस होता है। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन, टोटल एसेट्स गिवन है और वो कांस्टेंट रहते हैं। टैक्सेस कंसीडर नहीं होते। तो कहता बताना इनमें से कौन सी ऐसी assumption है जो कि जनरल है सभी थ्योरीज की। या फिर कहता है डी ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर पुत्र क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, बताएंगे जी। इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है पुत्र ऑल ऑफ दी अबव। जितनी भी थियरीज हैं वो सभी थियरीज इसी तरफ इशारा करती हैं कि दो सोर्स होंगे, टोटल एसेट्स नोन है और टैक्स रेट कंसीडर नहीं किया जाता। अब कुछ सर एमएम में तो टैक्स कंसीडर होगा, तो सर ऑल ऑफ दी अबव कैसे। एमएम ने, इसलिए मैंने वहां पर आपको पहले बताया कि एमएम ने अपनी थियरी विदाउट टैक्स भी दी थी, राइट। तो सभी थियरीज की ये तीनों कॉमन अजम्पशन बनती है। उसके अलावा वी हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन। कहता पुत्र इन स्टेज 2 ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, अच्छा जी एक ना ट्रेडिशनल अप्रोच होती है बेटा, उसमें ना स्टेजेस होती हैं, कितनी 3 स्टेजेस। तो कहता है जो स्टेज 2 है, स्पेसिफिकली वो स्टेज 2 पूछ रहा है। कहता स्टेज 2 जब होती है तो बताना जरा कि कौन सी थ्योरी उसमें फॉलो होती है। जब आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी होती है ना बेटा, कुछ इस प्रकार से, रुको, ट्रेडिशनल थ्योरी ना 3 भाग में बांट दी जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये है पार्ट 1, ये ऐसे स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3। तो इनमें क्या क्या शो किया जाता है, यहाँ पर के डी ऐसे लिखते हैं, के ओ के डी, 3 चीजें शो की जाती हैं स्टेज 1, 2 और 3 में। तो क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है भाई कि जो स्टेज नंबर 2 होती है ना उसमें कौन सी थ्योरी फॉलो होती है, विच थ्योरी इज फॉलोड। ऑप्शंस इस प्रकार है। पहला कहता पुत्र नेट इनकम थ्योरी, दूसरा कहता जी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, तीसरा ट्रेडिशनल अप्रोच, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि जब ये हमारी स्टेज नंबर 2 होती है तो इस समय कौन सी थ्योरी जो है फॉलो की जाती है, ये आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है पुत्र, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है थ्योरी को, तो इसका आंसर है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि स्टेज 1 में नेट इनकम की तरह काम किया जाता है, स्टेज 2 में नेट ऑपरेटिंग इनकम, और स्टेज 3 जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच का खुद की फाइंडिंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये बनेगा कि भैया नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ठीक है भाई, तो ये हमारी रही थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात। बड़ा मजा आया आपके साथ करके। और जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं भाई, सेशन को पूरा देख लिया करो और स्टार्टिंग से एंड तक सारे सेशन आपने कर लेना, अगर पुराना भी कोई आपका मिस हुआ है। मैं शेयर आउट कर लेता हूँ इसके साथ।